नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान IAS के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा CGPSC प्री के लिए महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी प्री के लिए पूरी हो चुकी है, लेकिन इस समय ये ऐसा है कि जो एक हफ्ते का जो समय है आपके लिए कोई नया टॉपिक पढ़ने का समय तो होगा ही नहीं कहीं ना कहीं। तो आप एक हफ्ते में जरूरत से ज्यादा या अधिक से अधिक आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी क्वेश्चन सॉल्व करने की कड़ी में आपके लिए मैं काफी महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपको आंसर भी देना है कहीं ना कहीं और उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए करूंगा। तो बात करें अगर इतिहास को लेकर, तो इतिहास जो है मुख्य रूप से क्या है, एक बड़ा सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं। तो हमारे जो जीएस का जो पॉइंट है, तो हम प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा देख लेते हैं 5 मिनट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका जो भारतीय इतिहास है वो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक है आपका भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, इसके साथ साथ एक मेजर जो टॉपिक होता है आपका भारत का संविधान। भारत का संविधान एक होता है भारत का भूगोल। ये जो 3 सामान्य अध्ययन के आपके विषय है। पिछले साल अर्थव्यवस्था से कोई क्वेश्चन आया नहीं था। इसके अलावा आप इसमें पढ़ते हो समसामयिकी करंट अफेयर, साथ साथ आप पढ़ते हो भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय कला एवं संस्कृति, जिसके तहत आप लोग दर्शन वगैरह को पढ़ लेते हो, भारतीय दर्शन को। ये थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन वहां पे, लेकिन मेजर जो क्वेश्चन आता है मुख्य रूप से भारतीय इतिहास से लगभग वर्ष 2022 का जब आप प्री दिए थे तो उसमें लगभग 12 प्रश्न से, संविधान से लगभग 10 प्रश्न थे और भारतीय भूगोल से लगभग 8 प्रश्न से। इससे पहले अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछले वर्ष में आए। इसका तात्पर्य नहीं कि आगे वाले एग्जाम में आपका ना आए, तो इसका भी हम अर्थव्यवस्था का एक ले लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं। तो लेकिन मेजर जो किसका है, भारतीय इतिहास, संविधान और भूगोल। पहले भी माना जाता था कि भूगोल से 2-3 प्रश्न आते थे। जब से भूगोल का विषय मेजर मेंस में शामिल हुआ है, मतलब ज्यादा उसका सिलेबस शामिल हुआ है, तब से यहाँ से भी क्वेश्चन आना प्रारंभ हो चुका है। तो आपका जो तैयारी है कहीं ना कहीं देखो, छत्तीसगढ़ का जो 50 क्वेश्चन है आप इसके लिए तो पूरा प्रिपेयर होंगे। अब भाई CGPSC प्री करना है आपको, मेंस करना है, फाइट करना है एग्जाम को, तो छत्तीसगढ़ तो आपको 50 क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। इस 50 में से 35 कम से कम आपका 100% श्योर बनना ही चाहिए। उसके बाद जब अब इसमें आते हैं तो भारतीय इतिहास के देखो 12 क्वेश्चन है। अब इस 12 क्वेश्चन का विभाजन हम करें अगर, तो एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास और एक होता है आपका आधुनिक इतिहास। हम इसको 3 पार्ट में अगर देखें यहाँ पे इतिहास को लेकर, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मुख्य रूप से प्राचीन और आधुनिक से। मध्यकाल में आप पढ़ लेते हो दिल्ली सल्तनत और एक है आपका मुगल। ये मेन है आपका कहीं ना कहीं। तो अगर देखा जाए इतिहास को लेकर अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत देखो, समय तो है नहीं आपके पास एक हफ्ते में क्या क्या आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन टिक लगाना है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि इस एक हफ्ते में कुछ क्या चीज मैं पढ़ के जाऊं बस टॉपिक को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता दूं, समझना ध्यान से। प्राचीन इतिहास में सबसे पहला पढ़ लेना आप सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब ध्यान ये भी रहे, अब वो समय नहीं रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये पूछा जाएगा कि ये वाला स्थल कहाँ पे है, इस स्थल से क्या मिला है। अब तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, कथन एवं निष्कर्ष वाला आने लग गया है। जैसे पिछले साल क्वेश्चन आप देखे होंगे, वहां पे स्नानागार की लंबाई चौड़ाई के बारे में पूछा गया था, इतना लंबा है। ईंटों की आकृति के बारे में पूछा गया था कि इतना लंबा चौड़ा उसकी ईंट होती है कहीं ना कहीं। तो अब वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम नए पैटर्न में ही करेंगे कहीं ना कहीं, साथ साथ पुराने पैटर्न में भी। दूसरा आप पढ़ना मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य में सबसे मेन कौन सा पढ़ते हो आप, मौर्य, मौर्य काल। अब मौर्य काल में खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। आप उससे पहले भी पढ़ते हो, चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़ोगे कि उन्होंने क्या किया था, अखंड भारत का निर्माण किया था, किस प्रकार से अभियान चलाए उन्होंने। उसके बाद बिंदुसार के बारे में पढ़ सकते हो कि विदेशियों का चरमोत्कर्ष का काल था कहीं ना कहीं, विदेशी व्यापार का। उसके बाद मेन आते हैं अशोक, क्योंकि भारतीय इतिहास में अशोक का जो शासन काल था, अभिलेख के दृष्टिकोण से अगर देखें हम लोग, तो भारत ने पहली बार अभिलेखों की शुरुआत अशोक करता है।
धम्म नीति कहीं ना कहीं लागू करता है। उसके अलावा उनके जितने भी नीतियां हैं पूरे भारत में, साथ साथ विदेशों में जो उन्होंने अपनाया हो, उसको लेकर यहाँ से मगध के आता है। इसके साथ साथ जब कोई भी आप साम्राज्य पढ़ते हो तो उसका प्रशासन अवश्य पढ़ेंगे, प्रशासन से संबंधित। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो प्रशासन में भी ध्यान देंगे कौन कौन उसके प्रशासन थे, प्रशासनिक इकाई क्या क्या थी, वहां पे सैन्य व्यवस्था किस प्रकार के था उसको। इसके बाद एक आप पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। इसमें आप मुख्य रूप से आप पढ़ते हो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। खास तौर पे ये तीन ही है। कहीं ना कहीं भारत में गुप्त काल को बोला जाता है भारतीय इतिहास का कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि भारत में जो मंदिर निर्माण की जो परंपरा है वो यहीं से शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे वहां पे मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है वहां पे। समुद्रगुप्त ने जो अभियान किया था, उत्तर अभियान को कोई दूसरा नीति अपनाया, दक्षिण अभियान में कोई दूसरा नीति अपनाया उन्होंने, सीमा प्रांत के लोगों को शामिल किया उन्होंने। तो उस प्रकार से गुप्त साम्राज्य में उसको पढ़ लेना कहीं ना कहीं। उसके प्रशासन क्या क्या थे, किस प्रकार से था, कला एवं संस्कृति बोला हूं, विज्ञान एवं साहित्य का उत्कर्ष काल बोला जाता है। तो विज्ञान के संबंध में आप पढ़ेंगे, उसी में बहुत सारे लोग थे वहां पे। साहित्य काल में पढ़ेंगे कालिदास वगैरह का नाम वगैरह। तो एक गुप्त साम्राज्य, ये जो तीन मेजर है प्राचीन इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता, मगध और एक आपका गुप्त, ये आपका लेंगे। वही बात करें दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में इस बार इंपॉर्टेंट है आपका संगम काल, संगम काल। ये आप थोड़ा देख के जाएंगे संगम काल को। इसके साथ साथ मुख्य रूप से आप एक पढ़ते हो पल्लव वंश, पल्लव वंश, ये भी थोड़ा देख के जाएंगे। प्राचीन इतिहास के अलावा इसी में हम पढ़ते हैं त्रिपक्षी संघर्ष, त्रिपक्षी संघर्ष, इसको देख लेना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। क्योंकि जो राष्ट्रकूट वंश है, इसी वंश में आप पढ़ोगे अजंता एलोरा की गुफा के बारे में, आप लोग मुख्यतः कैलाश मंदिर, तो राष्ट्रकूट के बारे में वहां पे थोड़ा देख ले। मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल में खास तौर जो क्वेश्चन आते हैं वो उनके प्रशासन या उनके स्थापत्य को लेकर आता है। यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि अकबर कौन था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ, अकबर किनके बेटे, ये नहीं पूछा जाता है। अकबर का प्रशासन क्या था वहां पे, जैसे कि आप सुने होंगे 10 आला पद्धति के बारे में, तो उसको पूछा जाएगा वहां पे। जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत देखते होंगे इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश तुर्क ए चहलगामी, ऐसा जो उन्होंने प्रथा चलाई थी वहां पे, तो उसको आप पढ़ सकते हो कहीं ना कहीं। तो जितने भी प्रशासन और उनके स्थापत्य के क्षेत्र में सिर्फ उसको पढ़ जाना। आपको लगता है कि समय नहीं है तो चुपचाप इसको छोड़ देना, प्राचीन और आधुनिक पढ़ सकते हो। जिनको समय नहीं है तब की बात, पढ़ना तो सभी को है वहां पे, किसी को कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पैटर्न समझाने की कोशिश करो कि कहाँ से आए हैं अभी तक। आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत की शुरुआत आपको करना है यूरोपीय आगमन से, यूरोपीय आगमन। पिछले साल का ही 2 से 3 प्रश्न फंसा था यूरोपीय आगमन से, उनके फैक्ट्रियों की स्थापना की और उनके क्रम में पूछा गया था वहां पे कहीं ना कहीं यूरोपीय आगमन। तो हो सकता है कि इस बार इसे क्वेश्चन ना आए, है ना समझ में, क्योंकि पीएससी जनरली देखोगे आप लोग वो रिपीटेड नहीं करता है वो कहीं ना कहीं, है ना। वहां पे आपको ध्यान देना है कि वहां से क्वेश्चंस ना आए इस बार मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको पढ़ना है मुख्य रूप से 1857 की क्रांति, 57 की क्रांति मेन, ये पढ़ लेना। इसके बाद आईएनसी का गठन, मुख्य रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रमुख अधिवेशन के अध्यक्षता, प्रमुख अधिवेशन के अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति का नाम पूछता है डायरेक्ट वहां पे। साथ साथ अब इसके बाद आते हैं कौन, गांधी जी। तो आपको पढ़ना है गांधी जी के आंदोलन। तो प्रमुख आंदोलन की बात करें अगर गांधी जी से संबंधित, तो गांधी जी का सबसे पहले तो आप जानते होंगे क्षेत्रीय आंदोलन में, मैं पढ़ा चुका हूं कभी कभी बीच में कि गांधी जी आते हैं तो केक काटना है करके। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ागढ़ सत्याग्रह, ये तीन तो पता होना ही चाहिए आपको। इसके अलावा इनका सबसे पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा होता है, असहयोग आंदोलन। तो एक आपको पढ़ना है असहयोग आंदोलन, दूसरा पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय जब पढ़ोगे तो वहीं पे आप पढ़ लोगे दांडी मार्च या दांडी यात्रा। फिर आप पढ़ते हो मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन।
मेन में बता रहा हूँ ना, भारत छोड़ो आंदोलन 3 में हो गया। इसी बीच में 2 घटना घटती है, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और एक द्वितीय चरण। प्रथम चरण के अंतर्गत जैसे कि आप अनुशीलन समिति के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे अभिनव भारत समाज के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे जैसे कि अलीपुर षड्यंत्र केस है, मुजफ्फरपुर की घटना है, नासिक षड्यंत्र केस है, वो पहले नंबर पे आ जाता है। दूसरे नंबर में क्या आता है आपका क्रांतिकारी में, जैसे कि काकोरी ट्रेन कांड है, वहां पे लौहर षड्यंत्र केस है वहां पे। इसके अलावा जो सैंडर्स की हत्या की जाती है वो वाला है आपका। मुख्य रूप से जो मास्टर द सूर्य सेन के द्वारा जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जो गठन किया जाता है, चटगांव शस्त्रागार, वो सब इसमें आ जाता है आपका। फिर आपको ये पढ़ना है असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा मेन अगर लगता है आपको तो लास्ट का जो पॉइंट है आपका आजाद हिंद फौज के गठन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में वहां पे आप देख सकते हो। इसके अलावा प्रमुख समिति पूछा जाता है, प्रमुख समिति वगैरह, प्रमुख समिति या संस्था, समिति या संस्था के बारे में ये क्वेश्चन पढ़ लेना आप। 12 क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो उसमें से लगभग 8 तो आपसे बनना ही बनना चाहिए। 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी से नहीं बनता है। इतिहास यथा है तो आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना टॉपिक बताया हूं सिर्फ उसी को पढ़ के जाए। हो सकता है कि 12 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, मतलब बहुत है आपके लिए वहां पे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमको पढ़ के क्या जाना है वहां पे, ठीक है। तो इतिहास के आगे चालू करते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, आप कोशिश करना खुद से आंसर दे आप, उसके बाद मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही करूंगा वहां पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, हमारी संस्थान के द्वारा बहुत ही मतलब ये आप विद्यार्थियों के लिए क्या है, एक बहुत ही मतलब अच्छा मौका है बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रायपुर में हमारा ब्रांच है, जगदलपुर में ब्रांच है, अंबिकापुर में ब्रांच, उत्तर दक्षिण और क्या है रायपुर में है। लेकिन जो बिलासपुर संभाग था उसमें हमारा नया जो आपका ब्रांच ओपनिंग है 4 फरवरी 2024 को, 2 दिन बाद है कहीं ना कहीं ये, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक मेगा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। इस मेगा टेस्ट सीरीज में 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 जो कि सामान्य अध्ययन का होगा जो 10 बजे से 12 बजे के बीच, और पेपर 2 जो कि सी सेट होगा 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में। यह टेस्ट सीरीज इसलिए लाई गई है क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के द्वारा हम आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी देना चाहते हैं, जिसके तहत आप आगामी जो मेंस का जो एग्जाम होगा उसके लिए क्रैश कोर्स में जो टॉप के 1 से 5 स्टूडेंट होंगे उनका निःशुल्क एडमिशन होगा। जो 6 से 15वें नंबर पे होंगे उनको फीस में विशेष छूट दी जाएगी 30%, फिर 20%, ऐसा करते 15%। तो 50 पहले स्टूडेंट के लिए तो क्या है बहुत फायदे की बात होती है, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो और आपके लिए सुविधा भी है। कहा जाता है कि बिलासपुर के कई लोग पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते हैं, वहां पे मतलब रायपुर आ जाते हैं कई स्टूडेंट, यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको उड़ान की जो संस्था है, और खास बात यह है जितने शिक्षक यहाँ पे उड़ान IAS एकेडमी रायपुर में मिलते हैं, आपको पूरे के पूरे टीचर आपको वहीं पे उपलब्ध होंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा ये, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखो हम शुरुआत करें इजी क्वेश्चन से, पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आएगा, तो ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन भी मैं आपको कराते जाऊंगा वहां पे, ठीक है। चाल्कोलिथिक युग, अब हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से एक पाषाण काल पढ़ते हो, पाषाण काल तो पत्थरों का काल था एक, और एक आप पढ़ते हो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको कांस्य युग बोला जाता है। ये पत्थर का युग था तो पाषाण काल, ये कांसे का युग था तो सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता बोली जाती है। इन्हीं दोनों के बीच में एक और जिसका खोज हो जाती है तांबे का, और तांबे का जब प्रयोग होता है वही कहलाता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, जिसका समय 1800 ईसा पूर्व से लगभग 1600 ईसा पूर्व माना जाता है ये। और कहीं ना कहीं आप इसका भी वही पढ़ते हो 3200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास, तो कहीं ना कहीं दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, समानांतर चल कहीं ना कहीं। जब हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल में तांबा है ना, तांबा और टीन, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, कांसा बनता है, तो वो क्या कहलाती है, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो यही जो ताम्र पाषाण काल जो युग है इसी को बोला जाता है क्या, चाल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें आंसर क्या होगा आपका सी, आंसर आपका सही होगा।
भारत में ताम्रपाषाण के संबंध में कुछ कुछ प्लेसेस से ध्यान देंगे यहाँ पे। अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है कि ताम्रपाषाण काल के संबंधित कौन कौन सा प्लेस है, पीएससी की बात करेगा तो हो सकता है कि आगे चलकर आए ये क्वेश्चन। तो 4 जो प्लेस है मुख्य रूप से, एक है आपका कायथा, मालवा, आहार और चौथा है आपका जोधवे। ये जो कायथा है मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, मालवा भी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, आहार ये मुख्यतः राजस्थान का क्षेत्र है और जोधवे जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र का है। कहीं ना कहीं जो चारों जो क्षेत्र है भारत के राजस्थान से लगा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे है और ये महाराष्ट्र। माना जाता है कि इन्हीं क्षेत्रों पे मुख्यतः ताम्रपाषाण के लोग क्या किए थे, निवास किए थे, ताम्रपाषाण। और याद करना ये भी संस्कृति कैसी है, ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति ताम्रपाषाण के लोग। और इसी के पैरेलल यहाँ पे चल के आ रहा था आपका सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। इसी ताम्रपाषाण के जो प्लेस है यहाँ से तांबे का कहाँ पे व्यापार होता था, कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पे। तो ध्यान देंगे वाला हिस्सा यहाँ पे है ना, 4 जगह है, कायथा, मालवा, इसी को आप चंबल घाटी में पढ़ लेते हो, चंबल घाटी में, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे कौन कौन से प्लेसेस वहां में, कायथा, मालवा, आहार और एक जोधवे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आप अपने, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहीं पे अपने मन में सोच लीजिए कि आंसर ये होगा, आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तब की बात है वहां पे, फिर मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा। आपको होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा हूँ वो कितना याद है मुझे, आया ना समझ में। तो देखो यहाँ पे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जब पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो जम्मू कश्मीर में है एक जगह जिसका नाम है बुर्ज होम, बुर्ज होम। इस बुर्ज होम में मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलता है, मानव और कुत्ते को। हम देखते हैं जब पाषाण काल जब पढ़ते हैं तो पाषाण काल को 3 भाग में बांट देते हैं, एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नवपाषाण काल। तो हमने पाया कि जो पूरा पाषाण काल पे है यहाँ मानव क्या करता था, खाद्य संग्रह अर्थात शिकार और खाद्य संग्रह करता था, शिकार करता था और खाद्य का संग्रह करता था। मध्य पाषाण काल आते आते मानव क्या करने लग गया, पशुपालन। और नवपाषाण काल में क्या करने लग गया, वो कृषि कार्य। ये 3 मेजर क्या था वहां पे देखने परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमको कहीं ना कहीं। तो ये जो हिस्सा है आपका कृषि कार्य जो करे थे नवपाषाण काल में, तो यहाँ पे पशुपालन चालू कर दिए है। तो मानव और पशु के प्रेम को प्रदर्शित किया गया है ये वाले स्थल से, कि वहां पे एक ही जगह क्या मिला है, मानव और पशु के एक साथ क्या मिलते हैं, वहां पे साक्ष्य मिलते हैं, वहां पे हड्डी के मतलब चित्र वहां पे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे वाला हिस्सा। इसके साथ साथ इस बुर्ज होम में आपको मिलता है क्या, गर्त आवास, गर्त आवास। अब गर्त आवास कैसे, गर्त मतलब क्या होता है, गड्ढा, ठीक है। अब मैंने बताया ये जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर आपको पता है होगा बर्फीला क्षेत्र है, तो वहां बर्फीला क्षेत्र में ठंडी हवाएं चलेगी, तो उसी ठंडी हवाओं के बचने के लिए नीचे पे क्या बनाया जाएगा, घर बनाया जाएगा गुफा के रूप में। जैसे कि ये देखो, ये जो हिस्सा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब ऊपर ठंडी हवा निकल जाएगी, अंदर क्या होगा, मानव सुरक्षित रहेगा कहीं ना कहीं। तो वहां पे बुर्ज होम से क्या मिलता है हमको, गर्त आवास और साथ साथ मानव और कुत्ते के साक्ष्य मिलता है वहां पे। क्लियर हुआ ये, ठीक। ऑप्शन नंबर ए का आपका ये सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और सूची 2 तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, जगह का नाम है, एक तरफ नदी का नाम है। तो हम देखें अगर हड़प्पा जो है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल था, 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा मुख्य रूप से वहां पे। तो ध्यान देंगे वो, तो ये कौन सी नदी किनारे था, रावी नदी के किनारे पे। हस्तिनापुर बीबी लाल के द्वारा 1952 में खोजा गया था, ये कौन सी नदी किनारे है, मुख्य रूप से गंगा नदी किनारे। लोथल ये गुजरात में है, मुख्य रूप से कहाँ है, ये भोगवा नदी किनारे पे। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश पे है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर मैच कर रहे हैं तो देखो 1 और 2, तो 1 और 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखो 1 और 2 यहाँ पे है, बी का 3, ठीक है, डी सी का 4 और डी का 1। यहाँ पे डी का देखो क्या है 1, तो ये ध्यान देंगे ये वाला हिस्से को, ठीक है।
कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन जो है कौन से प्लेस जो है कौन से नदी के किनारे पर स्थित है ऐसा करके, तो ध्यान देंगे वहां पे ये जो प्लेसेस है वहां पे, तो आंसर क्या हो जाता है आपका बी आंसर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता। देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस समझना है यहाँ पे, है ना। ये जो क्वेश्चन था जो पुराने पैटर्न में जो आता था पीएससी प्री में, वो ये है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। अब जो नया पैटर्न जो चेंज हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से। देखो उसके बारे में थोड़ा सा कथन आपको समझना पड़ेगा, कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हो तो उसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कहने का अर्थ है, तो समझना यहाँ पे ध्यान से, है ना। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता के कृषि से संबंध वहां पे, पहला, मुहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा के निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता से अगर बात करूं मैं तो मुख्य रूप से हमें जो साक्ष्य मिला है वो कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं रंगपुर और लोथल से, कालीबंगा से मिलते हैं हमके जोते हुए खेत के साक्ष्य के रूप में, साथ साथ टेराकोटा का हल भी प्राप्त होता है जो मिट्टी का बना होता है, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की बात करें। मुहर की बात करें तो उसमें भी काफी सारे मिट्टी के मिलते हैं वहां पे, तो यहाँ पे पहला कथन क्या होता है, ये सही होता है। लोथल से मिट्टी से बने हल की प्राप्ति प्रतिरूप प्राप्त हुई क्या, नहीं, ये लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे। माना कि लोथल से कृषि के साक्ष्य मिले लेकिन वहां से नहीं मिला है, वो मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजो से मिलता है। पुरातत्वविदों को कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये सही है। हम देखते हैं कि कालीबंगा मुख्य रूप से राजस्थान पे है, ठीक है, वहां पे हमको जुते हुए खेत, उसके अलावा जैसे कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा से मिलते हैं हमको मुख्य रूप से जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, काली से याद करने काली रंग की चूड़िया, काली रंग की चूड़िया। इसके साथ साथ यहीं से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य मिलता है, अग्निकुंड। कालीबंगा से ही हमको मिलता है मुख्य रूप से 6 वर्ष के बालक के खोपड़ी में, 6 वर्ष के बालक के खोपड़ी में शल्य चिकित्सा की गई है, ऑपरेशन, ये भी हमको यहीं से मिलता है कहीं ना कहीं, तो एक कालीबंगा ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। यहीं से हमको मिलते हैं द्विफसली कृषि के साक्ष्य। अब द्विफसली इसलिए समझना है, अब भाई जब द्विफसली कृषि की जाती है मतलब खेत को जुताई करना ही पड़ेगा वहां पे, तो याद कर लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है आपका सही है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, ये सही होता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, अब आपको यहाँ पे देखो सिंधु घाटी सभ्यता भी पता होना चाहिए और वैदिक सभ्यता के बारे में, सभ्यता के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं है कि वैदिक सभ्यता में आप ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद पढ़ के गए हो, अब क्वेश्चन वैसा चांसेस कम है मेरे ख्याल से भाई, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो समझना दोनों पे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन और सुविधाएं थी। हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और एक है आपका वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, हम पढ़ते हैं कि प्रथम नगरीय सभ्यता है ये वाला हिस्सा। वैदिक सभ्यता को हम पढ़ते हैं कि ग्रामीण सभ्यता थी ये मुख्य रूप से। दूसरा देखते हैं ऑप्शन, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखीय था, अर्थात हम लोग उसी को पढ़ते हैं भाव चित्रात्मक पढ़ते हैं उसी को। वैदिक काल में लिपि नहीं थी लेकिन हम लोग इसमें आप पढ़ते हो ग्रंथ मिले हैं काफी सारे वैदिक ग्रंथ, ठीक है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, किसके पास, सिंधु घाटी सभ्यता के पास, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा की जानकारी नहीं था, ध्यान रखेंगे लोहा की जानकारी नहीं था। लेकिन वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल 800 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा नामक जगह से लोहा का साक्ष्य मिलता है जिसको कृष्ण अयस को बोला जाता है, ध्यान देंगे वहां अयस ना, अयस का नहीं, अयस बोलते हैं ऐसा, ठीक है, कृष्ण अयस। तो तीनों क्या है, डिफरेंट है कि नहीं कहीं, तो उपयुक्त में से क्या होगा, ये सभी हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण था और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा देख सकते हो लिपि वगैरह को, सिंधु घाटी सभ्यता में देखो चित्रात्मक लिपि था बहुत सारे, धौलावीरा से 10 साइन बोर्ड भी मिले वहां पे, आप देखे होंगे यहाँ पे, ठीक है।
देखो एक नगर था, कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित था वहां पे, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों पे 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलित करना है, सुमेल करना है मतलब सही जोड़ी मिलाना है, आप बोल सकते हो। गौतम बुद्ध के बारे में देखा गया यहाँ पे, है ना। तो गौतम बुद्ध इनका जो बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई लुम्बिनी नामक क्षेत्र पे होता है। ये तो जानकारी होगा आप सभी को, ठीक है। तो उसके अलावा ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देता है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पे जाता है ये? उरुवेला नामक जगह पे। उरुवेला में जहाँ क्या होती है इनको ज्ञान की प्राप्ति, तब यही जगह क्या कहलाता है? बोध गया कहलाता है। और उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ पे देता है? सारनाथ पे देता है। सारनाथ पे देता है। ये थोड़ा बेसिक जानकारी तो पता होगा, उसी को लेकर पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन। तो पहला देखो जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी। ए का 3, तो यहाँ पे देखो ए का 2 दिया है, ए का 1, ए का 3 केवल एक ही जगह दिया है, लेकिन ये भी दिया है नॉन ऑफ दिस। दूसरा ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ? बोध गया पे। बी का 2 सही है। ये प्रथम वचन कहाँ दिया? सारनाथ पे, ठीक है। तो 3 का 1। निधन कहाँ पे होता है? कुशीनगर पे होता है। मैं जन्म बताया हूँ लुम्बिनी में, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुशीनगर, तो 4 का 4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है आपका? ये सही होता है वहां पे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, क्या कहलाते हैं? गौतम बुद्ध। इसी को बोला जाता है क्या? एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज बोलते हैं, ध्यान देंगे। तथागत बुद्ध भी बोला जाता है कहीं ना कहीं। आपको पता होगा सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग कौन कौन से 4 चीजों को देखते हैं? तो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखता है, फिर एक मृत व्यक्ति को देखता है जिसको शमशान ले जाते रहते हैं, और एक देखता है किसको? सन्यासी व्यक्ति को। इन चारों व्यक्ति को देखता है और उनका मन क्या होता है? परिवर्तन होता है, या हृदय परिवर्तन के नाम से जाना जाता है उसी को, है ना। तब वो क्या करता है? 29 वर्ष की आयु में क्या कर देता है? बिना बताए किसी को घर से वो निकल जाता है। अपने घोड़ा और सारथी को लेके आएगा कहाँ पे? अनोमा नदी के किनारे। अनोमा नदी के किनारे किसको छोड़ता है? अपने सारथी व घोड़ा को। कंथक घोड़ा, सारथी कौन है? चाड। सारथी का क्या नाम रहता है? चन्ना या चाड़ बोलते हैं उसी को, और इसे घोड़ा का नाम क्या रहता है? कंथक। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कभी कभी। फिर वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली पे उनके गुरु अलार कलाम इनसे तप व उपनिषद की शिक्षा लेते हैं। तप व उपनिषद की शिक्षा। फिर जब इनको संतुष्टि नहीं होता है तो कहाँ जाते हैं? राजगिरी। राजगिरी में रुद्रक रामपुत्र एक और गुरु, इनसे शिक्षा लेते हैं योग की शिक्षा। अब देखो गौतम बुद्ध तप और उपनिषद भी सीख लिए, उसके अलावा योग की भी शिक्षा ले लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो वैदिक धर्म था कहीं ना कहीं उस ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। और गौतम बुद्ध के जितने सिद्धांत दिए जाते हैं कहीं ना कहीं आप देखना कि उपनिषद में उल्लेखित होते हैं पहले से वो। फिर जब इनको ज्ञान से संतुष्टि नहीं हुई, मैं ये सब ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ लेकिन मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं मिल रहा है, तब वो कहाँ जाते हैं? वो उरुवेला नामक जगह पे। उरुवेला नामक जगह पे जाते हैं और एक नदी होता है निरंजना नदी। निरंजना नदी किनारे एक वृक्ष होता है पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे क्या हो जाता है? वो बैठता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तब उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यही वैशाख पूर्णिमा के दिन को आप बोलते हो बुद्ध पूर्णिमा। ये जो जगह है ये कहलाता है आपका बोध गया, और ये जो वृक्ष है क्या कहलाता है आपका? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष।
तब इसी दिन से गौतम बुद्ध क्या कहलाए, सॉरी सिद्धार्थ क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध मतलब समझते हो ना, बुद्धत्व को जो प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति, वो है वहां पे, ठीक है ना। जब ये सारनाथ जब पहुंचते हैं तो सारनाथ में अपने 5 शिष्य को क्या देते हैं, यहीं पे उपदेश देते हैं। अब 5 शिष्य को प्रथम क्या देते हैं, उपदेश, और वो प्रथम उपदेश क्या था, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, ये ध्यान देंगे आप लोग। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, तो ध्यान रखेंगे है ना कहाँ पे दिया गया है। सबसे अधिक उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती कौशल जहाँ पे बोला जाता है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा आपके लिए मैं बता दिया हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। तो प्रथम उपदेश का 5 शिष्यों को दिए, कहाँ पे, सारनाथ पे। उपदेश क्या था, 4 आर्य सत्य। इसके अलावा प्रमुख सिद्धांत की बात करें, 4 आर्य सत्य आप जानते ही होंगे, संसार में दुख ही दुख है, उस दुख का कारण भी है, अब उस दुख के क्या है, निवारण भी है, और उसके मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है उसी को, ठीक है। एक 4 आर्य सत्य किसके है, बौद्ध धर्म का है। त्रिरत्न में आप पढ़ते हो बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और एक है आपका संघ, 3 पढ़ लेते यहाँ पे। क्षणिकवादी है, बौद्ध धर्म क्या है, क्षणिकवादी है, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर अर्थात संसार में जो कुछ भी है वो क्या है, क्षण मात्र के लिए है, चाहे 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 100 घंटा, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 100 वर्ष, कहीं ना कहीं वो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, वो अंत हो जाएगा। तो पूरा संसार क्या है, यहाँ पे क्षण भंगुर है, कोई स्थायी नहीं है। एक है आपका शून्यवाद, आप शून्यवाद नागार्जुन का पढ़ लेते हैं वहीं पे कहीं ना कहीं। एक है अनिश्वरवादी, ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। अनात्मवादी, ये आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। अहिंसा, पुनर्जन्म, ये सब क्या है, गौतम बुद्ध के, या बोल सकते हो बौद्ध धर्म में काफी सारे क्या है, सिद्धांत है, मत है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में विभाजन, एक आप पढ़ते हो हीनयान और एक आप पढ़ते हो महायान। तो ये आप डिटेल में पढ़ लेना थोड़ा सा, हीनयान और महायान क्या होता है, ठीक है। हीनयान में गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, महायान में गौतम बुद्ध को ईश्वर मानने या तो पूजा पाठ करना चालू कर दिए थे, भगवान मानना चालू कर दिए थे। यहाँ पे पाली, हाँ तो ये भी ध्यान देना, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया कौन सी भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया, ये ध्यान देंगे, पाली भाषा। तो माना जाता है भारत में प्रथम जन भाषा कौन सी है, तो पाली भाषा, जन भाषा पाली भाषा है, ध्यान देंगे आप लोग। इसी भाषा में क्या दिया, उन्होंने उपदेश दिया है ना। तो कुछ कुछ कीवर्ड है यहाँ पे, आप याद कर लेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो ये आंसर मैंने बता दिया, यहाँ पे सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग मुख्य रूप से। चलो उसी से क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, आप लोग बताएंगे खुद यहाँ पे। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से क्या थे, विद्यमान, समान रूप से जैन और बौद्ध की बात की जा रहा है ना। तो जैन धर्म पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में, उन्होंने भी पंचशील सिद्धांत आप पढ़ते हो, पंच महाव्रत पढ़ते हो, त्रिरत्न पढ़ते हो, काफी सारे उनके भी हैं। तो पहला देखते हैं, दोनों धर्म में तप और भोग की अति का परिहार किया। अभी मैंने बताया कि गौतम बुद्ध जो है मध्यम मार्गी थे, कहीं ना कहीं तप और कहीं भोग में, विलासता में वो यकीन नहीं करते थे। जैन धर्म में देखोगे आप, तप अधिक है, संलेखना प्रथा या संथारा प्रथा का नाम आप सुने होंगे वहां पे, तप। तो ये दोनों में समानता है क्या, ये नहीं है। वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था है, दोनों धर्म वेदों की प्रति क्या करते हैं, अविश्वास रखते हैं, वेदों को स्वीकार नहीं किए दोनों धर्म, याद रखना। पहला, दूसरा सही हो गया। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध करते हैं, दोनों धर्म क्या करते हैं, कर्म कांड का निषेध किया है कहीं ना कहीं, ये तो विरोध करते हैं। तो 2 और 3 यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है, ठीक है। दोनों धर्म की बात की जा रही है, ध्यान देना वो। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान देना, बौद्ध धर्म के क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ध्यान रखेंगे, है ना, कथन पे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य और स्थायी है क्या। देखो मैंने वहां पे क्षण भंगुर शब्द बस लिखा है, होता क्या है कि हम लोग क्षण भंगुर शब्द को पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व नित्य और स्थायी है। तो आपको समझना क्षण भंगुरवाद का अर्थ यहाँ पे किस प्रकार से निकाला जा रहा है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व नित्य और स्थायी है क्या, बिल्कुल गलत है। मैंने बताया कि विश्व भी क्या है, क्षण भंगुर है। विश्व आत्मविहीन है, मैंने बताया कि वो अनात्मवाद को मानता है, तो आत्मा है ही नहीं वहां पे, ठीक है। ये तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध मैंने बताया कि मध्यम मार्गी थे, तो 2 और 3 क्या होता है यहाँ पे सही है। यहाँ देखना, विश्व आत्मविहित है, मतलब
अनात्मवाद को बात कर रहे हैं वहां पे गौतम बुद्ध के। तो ध्यान देंगे 2 और 3, ये क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन कौन से उपनिषद से है? मतलब क्या है, मतलब उपनिषद है कि महाकाव्य है कि पुराण है कि षड्दर्शन है? अंधकार से प्रकाश की ओर, इसका अर्थ होता है मुख्य रूप से तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अंधकार से प्रकाश की ओर, तो किससे लिया गया है? वो उपनिषद से है। तो ध्यान देंगे भारत में उपनिषदों की बात करें अगर ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में, तो प्राचीन ग्रंथ में उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। इस ग्रंथों में सबसे बड़ा जो आपका उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद है, सबसे छोटा है वो मांडुक्य उपनिषद है। यहाँ पे उपनिषद वर्ड ऐड रहेगा बस, और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ कुछ और कभी कभी पूछा जाता है। सत्यमेव जयते जो शब्द है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखो मुंडक अलग है, इसको अलग करूंगा मुंडक, और ये होगा क्या? उपनिषद। संधि विच्छेद करेंगे तब, तो ये मुंडक अलग है और मांडुक्य अलग है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, अभी आप देखे होंगे G20 का जो क्या था वाक्य था, वो ये लिया गया है महाउपनिषद। महाउपनिषद। यम नचिकेत संवाद, कठधन उपनिषद, कठोपनिषद। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इतिहास में। ये जो कला संस्कृति दर्शन का जो टॉपिक है वो यही है मेन आपका देखा जाए तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया है तो ये आंसर होगा आपका ए होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का प्रयोग करना है। एक तरफ आचार्य के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि लकुलिश। लकुलिश मुख्य रूप से पाशुपत जो धर्म है या सिद्धांत है उनसे संबंधित है। नागार्जुन अभी मैंने बताया गौतम बुद्ध में शून्यवाद से संबंधित है। भद्रबाहु जैन धर्म का है। गोसाल आजीवक संप्रदाय। तो आप देखे होंगे मुख्य रूप से ये जो आपका भद्रबाहु है जैन धर्म का, जब ही उसमें श्वेतांबर और दिगंबर जब टूट जाता है तब वहां पे है ना, तो वो हो जाते हैं गोसाल आजीवक संप्रदाय। मौर्य सम्राट कौन? बिंदुसार स्वीकार किए थे वहां पे। ठीक है, तो ए का 3, तो देखो ए का 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है। बी का 2 केवल यहाँ पे है, सी का 4 और डी का 1, तो आंसर क्या हो जाता है? ये बी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं, जनरली देखना ध्यान से वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया है वर्धमान, मतलब महावीर स्वामी की बात कीजिए, बचपन का नाम वही है। महावीर की जो माता है लिच्छवी मुख्य रूप से चेटक की पुत्री थी क्या? तो हम देखते हैं कि जो महावीर स्वामी है या वर्धमान की जो माता है त्रिशला देवी, त्रिशला देवी है ना, त्रिशला देवी इनकी माता का नाम था। ये जो मुख्य रूप से लिच्छवी जो गणराज्य है, हम पढ़ते हैं पूरे विश्व का या भारत का प्रथम गणराज्य है ना लिच्छवी, उसमें एक राजा था चेटक, उसकी बहन रहती है कौन? त्रिशला। पुत्री नहीं थी वो, क्या थी? उसकी बहन थी। तो पहला कथन गलत हो गया। गौतम बुद्ध की माता कोली वंश की राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी, महामाया देवी। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस है, ये बिल्कुल सही है। जो आपके जैन धर्म के जो तीर्थंकर है, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है। पहले नंबर पे कौन आते हैं? ऋषभ देव, ऋषभ देव। 23वें नंबर पे कौन पढ़ते हो आप? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें नंबर पे कौन पढ़ते हो? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो वो उनकी जन्म कहाँ पे हुआ था? बनारस पे हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो एक सही है, ये मतलब 3 और 2 सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी देखो यहाँ पे, वही पूछे ना सही क्या है पूछा गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऐसे थोड़ा सा कथन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? देखो कभी भी क्वेश्चन जब बनाते हो ना तो लास्ट का पढ़ते जाना, और यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है तो उसको अंडरलाइन कर लेना वहां पे। देखो पहला कथन क्या पूछता है? जैन धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ है क्या? मैंने अभी बताया हूं जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न है। जैन धर्म का जो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है।
बौद्ध का बताया था बुद्ध, धम्म और संघ, तो यहाँ पे जैन का दिए गए, तो पहला गलत हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। दूसरा, जैन धर्म मठों की स्थापना के लिए बसादी शब्द का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल है। जैसे कि हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में चैत्य विहार वगैरह का, उसी प्रकार जैन धर्म भी है। कैवल्य जैन धर्म में सर्वज्ञता की प्राप्ति है, ये भी सही है। जैसे कि तथागत बुद्ध कहलाया वो, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ। उसके अलावा जैन धर्म पढ़ते हो कैवल्य, अहत, जीन, तो ये कौन से धर्म में है? जैन धर्म में। अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म में मानव दुखों को दूर करने हेतु 8 सूत्री मार्ग है। यहां ध्यान देना, ये जैन धर्म का नहीं है, ये बौद्ध धर्म का है अष्टांगिक मार्ग। अब भी मैंने बताया है आपको जब 4 आर्य सत्य पढ़ा रहा था, तो ये भी गलत हो गया आपका। मध्य मार्ग बौद्ध धर्म में विलासता और तपस्या दोनों की अधिकता से दूर रहना है, बिल्कुल सही है। अभी मध्य मार्ग पढ़े हो आप कहीं ना कहीं। अब कैसे फंसते हो आप समझना। आप लोग क्या करते हो, ऐसा सही है निकाल लेते हो। अब कौन सा सही है? 2 3 4 मार दिया टिक, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? कौन कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, 1 और ये आपका 4। तो ऑप्शन देखो डी ऑप्शन 1 और ये 4 यहाँ पे से। आप बनाते सही हो क्वेश्चन को वहां पे, लेकिन जब टिक करने का समय आता है तो आप वहीं पे गलत कर बैठते हो कहीं ना कहीं। तो आराम से बनाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है वहां पे, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये सही है। जब हम पढ़ते हैं मौर्य काल या मगध की बात करें, अगर मगध, तो मगध साम्राज्य में मुख्यतः हम लोग सबसे पहला जो पढ़ते हैं वो है आपका हर्यक वंश, बिंबिसार वाला। एक आप पढ़ते हो शिशुनाग वंश, शिशुनाग, और एक आप पढ़ते हो नंद वंश, और एक आप पढ़ते हो मौर्य वंश। तो नंद वंश में आप पढ़ते हो घनानंद, है ना, जिनको पराजित करके मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो शासनकाल होता है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। तो कहीं ना कहीं ये 322 में चालू होता है, लेकिन कहीं बुक में आपको 321 मिल जाता है, वो पहला सही है। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वांग्मय में मिलता है, सही है ये। जैन धर्म, जैसे कि आप मैंने बताया जो चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं मौर्य काल पे, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं कौन से धर्म को अपनाए थे? चंद्रगुप्त जैन धर्म को, ठीक है। अशोक कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को, ठीक है। बिंदुसार कौन से धर्म को अपनाया था? आजीवक संप्रदाय को। तो इन सब की जानकारी कहीं ना कहीं जैन में भी मिलता है, बौद्ध में मिलता है, और बहुत सारे पुराण में भी मिलता है। जैसे कि बिंदुसार को भद्रसार बोला जाता है मुख्यतः पुराणों पे, ये सही हो गया। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा पे है, ये बिल्कुल सही है, और स्टार लगा लेंगे आप लोग। इससे पहले जो भाषा मैंने बताया वो पाली भाषा थी, ध्यान रखना। लेकिन अशोक बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन प्राकृत भाषा है वहां पे। क्वेश्चन रहता है कभी कभी कि जो अशोक के जो शिलालेख है वो कौन सी भाषा पे लिखी गई है, तो वो मुख्य रूप से कौन सी भाषा है? तो प्राकृत भाषा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये भी सही हो गया। अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है। माना कि अरमाइक और यूनानी लिपि मिलते हैं अशोक के अभिलेख में, लेकिन वो दक्षिण भारत में नहीं है, वो उत्तर पश्चिम में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? उत्तर पश्चिम में। भारत का जो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे मिलता है, तक्षशिला वाले हिस्से की बात कर रहे हो। तो चौथा क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पढ़ना है, तब जाके वो मतलब आंसर निकलता है। इसी को पढ़ के आप सही नहीं मान सकते वहां पे। तो 1 2 3 यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? ये सही हो जाता है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की बात करें अगर, तो देखेंगे यहाँ पे, है ना, अशोक के शिलालेख। हम देखते हैं कि भारत में जो शिलालेख की जो शुरुआत होती है सम्राट अशोक के समय ही होती है। इसके शिलालेख मिलते हैं आपको मुख्य रूप से गुहा शिलालेख मिलता है, मुख्य रूप से गुहा शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, और एक आप पढ़ते हो स्तंभ शिलालेख, और एक आप पढ़ते हो वृहत शिलालेख। ऐसे क्या है, 4 अलग अलग मिल जाते हैं। गुहा शिलालेख के अंतर्गत आप देखते हो बराबर की पहाड़ी पे, बिहार पे, बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा है, कर्ण, चौपर, विश्व झोपड़ी
और एक है आपका सुदामा। ये जो 4 है इसमें से 3 में अशोक के शिलालेख तो मिलते हैं, इसके अलावा ये जो चारों को कौन से संप्रदाय को दिया गया है, तो आजीवक संप्रदाय। ये स्टार लगाएंगे आप, ध्यान रखेंगे। अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन इन चारों गुफाओं को किसको दिया गया था, तो आजीवक संप्रदाय, जो मक्खली गोसाल जो बताया था ना वहां पे, उसी को दिया गया था। लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, वृहद शिलालेख, ये 14 ठो मिलता है कहीं ना कहीं, इसको पढ़ेंगे आगे आएगा वहां पे, है ना। तो अशोक के शिलालेख की जो भाषा थी मुख्य रूप से कौन सी है, प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा, ये ध्यान देंगे आप, है ना। इसकी पहली बार खोज 1750 ईस्वी में टी फैंथलस नामक वैज्ञानिक ने किया था कहीं ना कहीं। पढ़ा कब गया, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। खोज हुई थी 1750 में, पढ़ने में इतना समय लग गया, सोचो। उसकी जो लिपि क्या थी, बहुत ही कठिन थी कहीं ना कहीं, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ने में समय लग गया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे वहां पे, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो ये जवाब थोड़ा सा सोच समझ के देना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ये जानकारी नहीं मिलेगा आपको कि अशोक के शिलालेख में कौन से राजा का उल्लेख मिला है या किस राज्य वंश का उल्लेख मिलता है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको 14 शिलालेख है उसका डिटेल आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना ध्यान से यहाँ पे, है ना। पहला, अशोक के 14 वृहद शिलालेख। ये जो वृहद शिलालेख है, 14 वृहद शिलालेख कितने जगह से मिला है, तो 8 स्थान से प्राप्त हुए हमें, है ना, 8 स्थान से। तो प्रथम जो शिलालेख है इसमें क्या लिखा गया है, किसी भी पशु का वध न किया जाए, अर्थात पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा, ये ध्यान देना। इसके अलावा इसमें उत्सव मनाने का उल्लेख है, उत्सव मनाने का उल्लेख। दूसरा शिलालेख, इसमें उल्लेख किया गया है कि मनुष्य और पशुओं के लिए पृथक रूप से क्या होगा, चिकित्सालय होगा। साथ साथ इसी पे उल्लेखित है दक्षिण भारत का चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल। आप लोग जिसको बोलते हो चेर, चोल और एक पांड्य, 3 वंश। तो केरल पुत्र ही कौन है आपका, चेर है, ध्यान रखेंगे। केरल पुत्र किसको बोला जाता है, चेर। चोल, पांड्य वंश, इसको बोलते हैं मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, ये ध्यान देंगे आप। और एक सत्यपुत्र। इन चारों राजवंश का उल्लेख अशोक के किसमें मिलते हैं, द्वितीय शिलालेख। अब आप ध्यान देंगे, ये जो चेर, चोल, पांड्य है इसको आप पढ़ते हो संगम वंश, सॉरी संगम काल, ये तो संगम युग, ये संगम काल ना, संगम वंश अलग हो जाता है वहां पे, हरिहर और बुक्का वाला है वो, तो संगम काल के जो पढ़ते हो, तो सोचो उस समय भी है कहीं ना कहीं। तीसरा अभिलेख, तीसरा, राजकीय पदाधिकारियों को 5 वर्ष के बाद धर्म प्रचार के लिए क्या करना है, दौरे पे जाना है जनता के बीच। और कौन कौन से राजकीय पद था, युक्त, प्रादेशिक और एक रज्जुक, 3 क्या थे, ये प्रशासन से संबंधित राजकीय अधिकारी थे। चौथा, इसमें क्या उल्लेख है, धम्म नीति का पालन, अर्थात भेरी घोष की जगह, भेरी घोष, युद्ध नीति की जगह क्या अपनाना है, धम्म घोष, ये वर्णन है कहीं ना कहीं उसमें। 5वां नंबर पे इसमें उल्लेख है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब धम्म महामात्र कौन होंगे, जो धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले, उनके अधिकारी होंगे, देख रेख करने वाले। 6वां, लोगों को आत्मनियंत्रण करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अब 7वां, 6वां ये हो गया। 7वां, इसमें बोलता है सभी धर्मों को और सभी संप्रदायों के प्रति क्या रखना है, सहिष्णुता। तो यहाँ पे अशोक के द्वारा सहिष्णुता शब्द, ये ध्यान देना है आपको, 7वें पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 और यहाँ तक 7, तो 7 समझ में आया। आगे देखते हैं 8वां, अशोक के धम्म यात्रा का प्रारंभ, अर्थात अशोक क्या करता है, तीर्थ यात्रा, अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन करते हैं। नेपाल वाले क्षेत्र में भी जाते हैं, लुम्बिनी वाले क्षेत्र पे। 9वां, इसमें बोला है दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का और उनके अनुपालन करे बोला गया है, दास और सेवकों के प्रति। 10वां, धम्म को श्रेष्ठ कहा यहीं पे। और 11वें में धम्म की क्या करता है, व्याख्या करता है। धम्म की व्याख्या किसमें है, अर्थात धम्म जो नीति है, धम्म, ये लिया गया है राहुलोवाद शुद्ध से, राहुलोवाद शुद्ध, कहीं ना कहीं ये वैदिक धर्म से संबंधित है वो धम्म नीति। धम्म का अर्थ क्या है, सभी के प्रति क्या करना है, समान भाव रखना है।
किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, लाभ हानि जय पराजय ये सब नहीं रखना है, वही धम्म नीति है वहां पे, ठीक है ना। 12वां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला गया है सर्वधर्म समभाव, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, वहां भी बताया था 5वें नंबर में। उसके अलावा यहाँ भी याद करना है आपको, स्त्री महामात्र अर्थात यहाँ पे स्त्री और पुरुष को समान भाव दिया जा रहा है, ठीक है। 13वां शिलालेख, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, और कलिंग विजय कब किया, 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व। कलिंग कहने का तात्पर्य है वर्तमान का उड़ीसा, ये उड़ीसा क्षेत्र, अभी क्या है बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ से क्या होता था समुद्री व्यापार, तो समुद्री व्यापार में क्या थे लुटेरे थे, तो इसका शिकायत कहाँ जाता है मगध पे जाएगा, तो सम्राट अशोक वहां पे अभियान चलाते हैं, कब 261 ईसा पूर्व में, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, ध्यान रखेंगे आप मुख्य रूप से, तो उसका राज्याभिषेक कब हुआ होगा 269 ईसा पूर्व में, राज्याभिषेक, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। जब वहां पे गया तो वहां पे जब इसको कलिंग को जीता तो यहाँ पे क्या होता है भीषण नरसंहार होता है, भीषण नरसंहार, और भीषण नरसंहार के व्यथित होकर सम्राट अशोक क्या अपना लेते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अब पालन क्या करते हैं यहाँ पे धम्म नीति का पालन करते हैं, किसका धम्म नीति का पालन करते हैं, ध्यान रखना वहां पे। तब उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया, तब इसको इसकी राजधानी बोलेंगे तो तोसली, कलिंग की राजधानी क्या थी तो तोसली थी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 13, और इसी में 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है, अंतियोक, अंतिकनी, तुर्मय, अलिकसुंदर और मग, ये इंपॉर्टेंट है 5 ठो, किसमें उल्लेख है तो 13वें नंबर पे उल्लेख, सेकेंड नंबर में दक्षिण भारत के राजाओं का उल्लेख है, 13 नंबर में उत्तर पश्चिम के 5 यूनानी ना, वो भी ध्यान रखना कौन है ये यूनानी है, और 14 नंबर में क्या बोलते हैं अपनी प्रजा को क्या होने बोला सहिष्णु होने बोला, या सरल जीवन यापन करने को बोलता है, अपने प्रजा को क्या बोला सरल जीवन यापन करो ऐसा करके। तो 14 तो क्या है बृहद शिलालेख है, सबको याद नहीं करना है, जहां जहां मैं टिक लगाया हूं दूसरा 7वां फिर यहाँ पे 12 13 ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी करो चाहे मत करो कोई मतलब नहीं है, इतना तो याद होना चाहिए कहीं ना कहीं आपको, ये एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख होता है, तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, भले आप बाकी कमेंट ना करो, इसका कमेंट में आप बताएंगे वहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूची 1 दिया गया है और एक तरफ सूची 2 दिया गया है। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, तो हम बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की जानकारी हमको खास तौर पर मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति, और इसके रचनाकार कौन है तो हरिसेन दरबारी कवि। समुद्रगुप्त का अभियान अगर बात करें तो अलग अलग चरण में मिलता है, समुद्रगुप्त का सबसे पहला जो अभियान अगर देखने को मिलेगा तो उन्होंने आर्यवर्त अर्थात उत्तर अभियान में कितने राजा को हराया तो 9 राजा को हराया। सीमा प्रांत में नेपाल उत्तराखंड ये वाला हिस्सा है, और ये पंजाब वाला हिस्सा है, और ये सिंध प्रांत, और मध्य की बात करें तो ये विंध्याचल पर्वत, इतना जीत लिया। अब जब अभियान करते हैं दक्षिण अभियान करते हैं तो दक्षिण में टोटल कितने राजा को हराते हैं 12, तो उन्हीं 12 राजाओं की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ये 12 राजा में से 4 राजा का नाम है और उनके राज्य है, कौन सा क्षेत्र है। तो जब वो अभियान चलाते हैं तो उत्तर वालों क्या बोलते हैं आर्यवर्त, आर्यवर्त, और नीचे वालों क्या बोलते हैं दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, दोनों में अलग अलग नीति अपनाए है ना, तो ध्यान रखना नीति के बारे में। दक्षिण अभियान जाते हैं तो ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति ये दक्षिण के लिए अपनाते हैं ना, और उत्तर की बात करें अगर तो उत्तर का नाम है प्रशोभोद्धरण, उत्तर में क्या अपनाते हैं प्रशोभोद्धरण, ये नीति है। अब दोनों नीति में क्या अंतर है समझना, प्रशोभोद्धरण नीति के तहत आर्यवर्त के सभी राजाओं का क्या करते हैं समूल विनाश कर देते हैं,
उसको अपने अंदर मिला लेता है। लेकिन दक्षिण में जब नीति अपनाता है ग्रहण मोक्ष निगृहीति, तो उनको क्या करता है, जीतता जरूर है लेकिन अपने साम्राज्य में उसको शामिल नहीं करता है, उसको मोक्ष कर देता है, अनुग्रहित कर देता है, उसके बदले उसके वार्षिक टैक्स लिया जाता है। तो दोनों में वही अंतर है। ऊपर में क्या अपनाया, प्रसवोधन नीति, जिसका अर्थ क्या होगा, समूल नाश करने वाला। तो समूल नाश किसका कर दिया, उत्तर के राजाओं का। एक विंध्याचल मतलब आठवीं राजा, इसका भी क्या कर दिया, विनाश कर दिया। तो ये उत्तर का है। दक्षिण में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाया, जिसमें जीतता जरूर है लेकिन उसको अपने अंदर शामिल नहीं करता है, बल्कि उसको क्या करता है, वार्षिक टकोली के रूप में छोड़ देता है उसको। ये ध्यान रखेंगे। अब इसी में आपको ये मैं समझा रहा हूं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 12 कौन कौन से हैं, ठीक है। एक है आपका दक्षिण कौशल के राजा आप पढ़ते हो, महेंद्र, छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ते हो, महाकांतार के राजा पढ़ते हो, व्याघ्रराज। ये दोनों तो सबको रट्टा मट्टा होगा ही होगा मेरे ख्याल से भाई, ठीक है। तीसरा, कोराल क्षेत्र में कौन थे, मंटराज। चौथा, पिष्टपुर में कौन थे, महेंद्रगिरी। कोट्टूर में कौन थे, स्वामी दत्त। और आपका एरंडपल में कौन थे, तो दमन। ये 6 यहाँ पे हो गया। कांची पे कौन थे, तो विष्णुगोप। और मुक्त पे नीलराज। वेंगी में हस्तिवर्मन। पल्ल में उग्रसेन। देवराष्ट्र में कुबेर। और 12 है आपका कुस्थलपुर में धनंजय। पूछा किसको गया, ये देखो आप, पहले तो धनंजय अभी मैंने बताया कहाँ का है, वो कुस्थलपुर का है। देखो ये एक अथरी, तो देखो एक अथरी यहाँ बस है। नीलराज कहाँ का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीलराज अवमुक्त का है, तो ये वाला देखो बी का 1। उग्रसेन कहाँ का है, तो उग्रसेन को आप देखो पालक। उग्रसेन कहाँ का है, पालक। एक बचा आपका विष्णुगोप कहाँ पे, कांची का। तो ये क्या है, इसी को पूछा गया है कि दक्षिण भारत में कौन कौन राजा थे, उसका क्षेत्र कौन कौन सा था। तो यहाँ देखो ए का 3 केवल यहीं बस है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो आंसर क्या हो जाता है ये। इसके अलावा मैंने बताया कि 9 राजा है कहाँ, आर्यवर्त पे। तो ये भी क्वेश्चन अगले बार बन सकता है। तो उस 9 राजा का नाम मैं नीचे उल्लेखित कर दिया हूं, देखो ध्यान से। रुद्रदेव, नागदत्त, नागसेन, नंदी, बल्लवर्मा, चंद्रवर्मा, मत्तिल और अच्युत। इसका राज्य क्षेत्र कौन सा है, इसका बिल्कुल भी वर्णन नहीं मिलेगा आपको। बस नाम मिलता है कि 9 राजा को आर्यवर्त में पराजित किया था, 12 राजा को दक्षिण में। लेकिन 12 राजा का राज्य क्षेत्र वहां पे उल्लेखित है, प्रयाग प्रशस्ति, जब हमने वहां पे पढ़ते हैं हरिसेन का, तब वहां पे ध्यान देना। ये क्लियर हुआ ना ये। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आगे, है ना, तो ध्यान देंगे ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है। तो हम देखते हैं बौद्ध संगति कितने हुए टोटल, 4। बौद्ध संगति कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं। तो उसमें से तृतीय नंबर का जो मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में होता है। शासक कौन होता है उस समय, अशोक होता है। समय कब होता है, 251 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो इसका उल्लेख किसमें मिलता है, ये पूछा है। अशोक के अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं है, इसमें उल्लेख नहीं है। दीपवंश और एक महावंश नामक क्या है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जिसमें वर्णन मिला है कि तृतीय बौद्ध संगति का जो समय था सम्राट अशोक के शासनकाल में था। तो 2 और 3 क्या होता है आपका, ये सही होता है, बी नंबर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। अब राजा खारवेल का नाम सुनेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है कहीं ना कहीं ये राजा खारवेल। मुख्यतः अगर देखा जाए राजा खारवेल कहाँ के राजा हैं, तो उड़ीसा। ये जो उड़ीसा क्षेत्र है, एक पहाड़ी है उदयगिरी की पहाड़ी, उदयगिरी, और एक पहाड़ी पड़ते यहीं पे खंडगिरी, 2 पहाड़ी है। तो उदयगिरी की पहाड़ी पे क्या है, हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख। और इस हाथी गुफा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है, तो राजा खारवेल के बारे में। राजा खारवेल बहुत ही बड़ा नाम है भारतीय इतिहास में, कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे आप। इस राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले जानकारी मिलती है भारतवर्ष शब्द का। इससे पहले कहीं भारतवर्ष शब्द का उल्लेख नहीं मिला था। इसी में मिलता है महाराजाधिराज की उपाधि, महाराजाधिराज। इससे पहले जितने भी आप पुराना पढ़ेंगे वंश वगैरह, उसमें शब्द नहीं मिला होगा महाराजाधिराज।
इसी में जानकारी मिलता है कहीं ना कहीं। इसी में उल्लेख मिला है कि इन्होंने तनसूली नहर का निर्माण किया था, तनसूली नहर। इसी में उल्लेख मिलता है कि जब उत्तर अभियान करता है तो अपने हाथी और घोड़े को गंगा का पानी पिलाया था। हाथी घोड़े को कहाँ का पानी पिलाया? गंगा नदी का। मतलब ये अभियान कहाँ पे किया था? उत्तर की ओर किया था। इसी में जानकारी मिलता है नमो अहम, अर्थात कौन सा धर्म? जैन धर्म की जानकारी मिलता है। इसी में उल्लेख मिलता है यवनों का पराजित किया करके। इसी में उल्लेख मिलता है दक्षिण के चेर चोल पांड्य का, जो मैंने बताया ना पांड्य वंश मोतियों के लिए प्रसिद्ध है करके, तो उसमें उल्लेख है कि उन्होंने काफी हजारों की संख्या में मोती लेके आया और अपने क्षेत्र में बसाए गए महाप्रसाद और भवन में क्या किया? जड़ित करवाया, मतलब उसमें लगवाया कहीं ना कहीं। तो ये सब जानकारी किसमें मिलता है? खारवेल हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा काफी सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये मिलता है कि इनके द्वारा घनानंद या नंद वंश है ना, नंद वंश आप पढ़े थे ना मौर्य काल पहले, नंद वंश के द्वारा ले गई जो मूर्ति थी जैन मूर्ति, और उस जैन मूर्ति में किसका था? ऋषभ देव का। ऋषभ देव की मूर्ति को वापस लेके जाता है कहाँ पे? वो उड़ीसा पे वहां पे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देंगे आप। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, आक्रमण किया था, अपनी सेना को गंगा जल पिलाया, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति लेके आया, यवनों का विजय किया, तनसूली नहर बनवाया, सतकर्णी, हाँ सतकर्णी जो सातवाहन वंश के जो राजा थे सतकर्णी प्रथम, उसको ही पराजित करता है कहीं ना कहीं। तो ये इतना क्या है आपके हाथी गुफा अभिलेख में। इस प्रकार से शिलापट्टी में क्या है? ये लिखित है, लगभग 13 लाइन है। इसके अलावा खारवेल के बचपन का उल्लेख है, कितने वर्ष तक युवराज रहा, कितने वर्ष में क्या करता है? शासन संभालता है। यही इसमें ये भी उल्लेख है कि इनके शासनकाल में क्या आया था? बवंडर आया था, समुद्र किनारे पे है तो कहीं ना कहीं एक चक्रवात आया था, जो उस चक्रवात की वजह से उसका जो भवन था या राजभवन था वो नष्ट हो चुका था, उसका पुनर्निर्माण करवाया। इससे क्या पता चल रहा है कि उस समय की जलवायु का पता चल गया, भारतवर्ष शब्द का पता चल गया, जैन धर्म का पता चल गया, कहीं ना कहीं नहर बन रहा है, मतलब सिंचाई सुविधा थी कहीं ना कहीं। सोचो इतने हजारों साल पहले की बात है ये, तो ये सब जानकारी हमको इनसे मिलती है। तो कौन से अभिलेख है? तो हाथी गुफा अभिलेख, ये ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। सही है। कलिंग जो है दक्षिण भारत को जाने के लिए स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी सही है, क्योंकि मैंने बताया अशोक कलिंग अभियान कब करता है? मैंने बताया ना 261 ईसा पूर्व में करता है। कौन सी अभिलेख में जानकारी है? 13वां अभिलेख में जानकारी है कहीं ना कहीं। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सीमा बनाता है, तो ये जो हिस्सा था ये दक्षिण की ओर और समुद्र मार्ग में जाने का क्या था? वो नियंत्रण करने वाला क्षेत्र था कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वहां पे आक्रमण करना पड़ा। तो यहाँ पे ए और आर सही है और उसका कारण और स्पष्टीकरण भी क्या है आपका? सही होता वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे एक तरफ राजा का नाम दिया गया है, एक तरफ उनकी उपाधि दी गई है। ठीक है, अशोक का नाम क्या है पता होगा आपको? प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त का नाम आपको पता है? पराक्रमांक। इसके अलावा समुद्रगुप्त के और भी नाम है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। तो ए का 2 देखो, ए का 2 यहाँ भी है, बस यही है, बाकी जगह नहीं है। बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये आंसर क्या होता है आपके? सही होता है। ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सूती वस्त्र के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना, ध्यान देंगे, सूती वस्त्र। तो वेनसांग जो है मुख्य रूप से हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं, 630 से 645 ईस्वी के बीच में यहीं पे आते हैं। किस लिए आए थे? बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने या शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कहाँ पे आया था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में कुमार गुप्त बनवाए थे और इनके आचार्य कौन होते हैं? शिलभद्र। आचार्य कौन थे? शिलभद्र। ठीक है, बौद्ध शिक्षा करने, इसी कारण क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित, ये सब वेनसांग को है।
नीतियों का पंडित। और इनकी बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है मुख्य रूप से सीयूकी, सीयूकी, जिसमें इन्होंने भारत को क्या बोला है? इनटू, इनटू। और छत्तीसगढ़ को क्या बोला है? किया सलो, किया। अब भारत का नाम उस समय क्या था? हिंदू राष्ट्र था कहीं ना कहीं, तो हिंदू ना बोलने आया तो क्या बोल दिया? इनटू बोल दिया। छत्तीसगढ़ का क्या नाम था इस समय? कोसल, कोसल बोलने नहीं आया होगा। चाइना नाम, अब भाई जानते हो चाइना उरपुटांग नाम होता है, पता नहीं अभी होता तो क्या क्या रख देता वो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ को कोसल ना बोले, क्या बोला? की या सलो। ये तो ध्यान देना यहाँ पे, है ना। तब इन्होंने क्या किया है? मथुरा में जो आपका सूती वस्त्र है उसका क्या किया इन्होंने? वर्णन किया मथुरा का। तो आंसर क्या होगा आपका? बी। इसके अलावा किनके इनके शासनकाल में गए थे? तो सबसे पहले कहाँ पे गया ये? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद नरसिंह वर्मन ने पराजित किया किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। और छत्तीसगढ़ आते हैं किनके शासनकाल में? महाश्रीगुप्त बालार्जुन, महाश्रीगुप्त बालार्जुन, इनके शासनकाल में गए हैं वो। तो 4 जन के शासनकाल में गए हैं, ये ध्यान देने आप लोग, ठीक है ना। ये हो गया वेनसांग के बारे में। चलो अब हम लोग आ चुके हैं आधुनिक इतिहास में, ठीक है, बोल सकते हैं 57वीं क्रांति तक में यहाँ पे, है ना। तो मैं 57वीं क्रांति के संबंध में एक विशेष वीडियो बनाया हूँ, स्पेशल 57वीं क्रांति का। आप उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन ये देखते हैं यहाँ पे, 57वीं क्रांति के विप्लव के नायक जो कई अलग अलग जगह से क्या किए थे? नेतृत्व किए थे वहां पे, तो उसके सही मिलाना है यहाँ पे। जैसे कि दिल्ली से बात करें तो दिल्ली पे मुख्य रूप से कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे मुख्यतः, लेकिन उनके सेनापति कौन थे? बख्त खां। तो ए का 4 आप यहाँ पे देखो, ए का 4 में 2 जगह मिल रहा है ये वाले हिस्से पे। मौलवी अहमदुल्ला खां फैजाबाद, बी का 1 यहाँ पे मिल रहा है बस। तो आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि सी कुंवर सिंह आरा बिहार से था, जगदीशपुर, नाना साहब कानपुर से थे, तो यहाँ पे डी का 2। तो आंसर क्या हो जाता है? सी। तो 57वीं क्रांति के संबंध में बना चुका हूँ, उतना डीप में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा आप बहुत सारे ये जो कौन कहाँ से नेतृत्व करता किए थे मैं दे दिया हूँ यहाँ पे, आप पढ़ लेना उसको। मेरी मानना है तो पढ़ा दिया हूँ तो मैं एक्सप्लेन ना करके दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा समय दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। देख लेना ध्यान से इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57वीं क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था, क्योंकि 57वीं क्रांति के बाद हुआ क्या था कि संयुक्त प्रांत और बिहार जो प्रांत था आपका उड़ीसा बंगाल वाला, वहां के सैनिकों ने ज्यादा विद्रोह किया था। अवध वाला जैसे हो गया, बंगाल वाला हो गया, जैसे मेरठ की छावनी वाला हो गया, है ना। तो उनको विश्वास न करके क्या किया गया उनके द्वारा, गोरखा सैनिक नेपाल वाले क्षेत्र का, सिख और पंजाबी पठान क्षेत्र का, उस समय का जो क्षेत्र था आपका पंजाब पठान क्षेत्र और ये वाला हिस्सा, इन तीनों को शामिल किया गया था। सी, जिसको क्या बोलते थे? लड़ाकू बोलते थे, लड़ाकू, ठीक है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब यहीं पे थोड़ा सा मैं आईएनसी के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा समझना यहाँ पे, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 पे। 1885 में एक व्यक्ति थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम क्या है? इनके जनक है या तो संस्थापक, ये ध्यान देना, संस्थापक, ठीक है। जब ये आईएनसी का गठन किया गया तो इसका प्रथम सम्मेलन या प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में 28 से 31 दिसंबर के मध्य हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? तो गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, कहाँ पे? बंबई पे हुआ था ये, ग्वालियर टैंक में। टोटल कितने सदस्य आए थे? तो 72 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन किए गए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा प्रथम अध्यक्षता की गई थी। ध्यान रखना यहाँ पे संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। अध्यक्ष करने वाला पहला कौन है? वी.सी. बनर्जी या तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अलावा दूसरा जो अधिवेशन हुआ कहाँ पे हुआ? कलकत्ता पे। दादा भाई नौरोजी ने किया यहाँ पे, जो कि कौन से धर्म के थे? ये पारसी धर्म के थे। तो प्रथम पारसी धर्म के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी।
तीसरा कहाँ पे हुआ, मद्रास पे बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम कौन थे, ये मुस्लिम धर्म के थे, प्रथम मुस्लिम धर्म। चौथा इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय थे, ये ब्रिटिश प्रथम यूरोपीय। तो ऐसे क्वेश्चन फंसाएगा आपको, प्रथम मुस्लिम कौन था, प्रथम पारसी कौन था, प्रथम यूरोपीय कौन। महिला की बात करें तो वर्ष 1917 में एनी बिसेंट ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता किया था। 1924 में खास तौर पे महात्मा गांधी जी ने किया था। 1925 में कौन करता है, सरोजनी नायडू। 1916 का याद कर लेना, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। 1929 जवाहरलाल नेहरू, 1929, 1936 और 1937 तीन बार। 1938 और 1939 इन दोनों में नाम की क्या आता है, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1939 में क्या दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, है ना, त्याग पत्र दे देते हैं। आप इसमें पढ़ते हो ना, त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। तो 38 वाला क्या था आपका, हरिपुरा था, और ये क्या था, त्रिपुरी। तब त्याग पत्र देते हैं, कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ है, थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे याद कर लेना कि कौन कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कौन वहां पे किए थे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे क्या। देखो यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला अगर मैं ऐड करता हूं तब मैं इसको सही मानूंगा, प्रथम भारतीय महिला। लेकिन केवल महिला वर्ड बोला गया है तो ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जगह कौन थे, एनी बिसेंट थी, ध्यान देना, ठीक है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे क्या, सही है, ये मैंने बताया, उन्होंने अध्यक्षता किया था। तो केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता पे हुआ था क्या, गलत है, मैंने बताया कि बंबई में हुआ था ये, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष किया था, बिल्कुल सही है, ये कलकत्ता में बताया अभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ 1916 अधिवेशन में क्या किया था, लखनऊ समझौता के तहत संपन्न किया था। तो मैंने बताया 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन थे अध्यक्ष, एसी मजूमदार। हुआ कहाँ था ये, तो लखनऊ पे हुआ था, लखनऊ पे। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना, थोड़ा सा 1907 इसको बोलते हैं सूरत अधिवेशन। इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल में। और इसके अध्यक्ष करने वाले कौन होते हैं, अध्यक्षता करने वाले रास बिहारी कौन थे, घोष बाबू थे, ये ध्यान देना। बोस अलग होता है, घोष है ना, साथ में ये थे। तो कांग्रेस क्या हुआ, फूट पड़ी, किसमें बढ़ गया वो, नरम दल और गरम दल में। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि 1916 जब हुआ था तो इसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे, एसी मजूमदार। इसी पे नरम दल और गरम दल के साथ साथ मुस्लिम लीग भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है समझौता के तहत, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये भी सही है, पहला गलत हुआ, दूसरा और तीसरा क्या है यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है यहाँ पे सही होता है। तो इस प्रकार से कथनों को आपको समझना पड़ेगा, है ना, कैसे है ये, क्लियर हुआ ना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो हम पढ़ते हैं बंगाल में मुख्य रूप से जो घटना घटी थी अनुशीलन समिति के द्वारा। एक आप पढ़ते हो अलीपुर षड्यंत्र केस, ध्यान रखेंगे वहां पे, है ना। तो ये अनुशीलन समिति, ये ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 8 अप्रैल 1929 यहाँ बोला गया किसने, बहरी ब्रिटिश, मतलब जो बहरा ब्रिटिश है, सुनता नहीं है भारतीयों का, उसके विरुद्ध किया था वहां पे। तो कौन बन गए थे, भगत सिंह गया था और बटुकेश्वर दत्त। आप देखते हो ना असेंबली होता है, या इसी को असेंबली बम कांड के नाम से जानते हैं, असेंबली बम कांड।
या लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। तो एक गए थे कौन, भगत सिंह और एक कौन गया था, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि वहां के जो असेंबली में सदस्य है उनको अपने मांग की ओर क्या करना है, आकर्षित करना, जिसमें पत्रिका या कुछ चिट्ठी लेकर क्या किया था, फेंका गया था वहां पे, है ना, किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था उन लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन गए थे, पहला और चौथा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है आपका, ये सही होता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह कौन सा सही है पूछा गया है। पहला, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक रामानुजाचार्य है क्या, ये गलत है। पुष्टि मार्ग में कौन आते हैं, वल्लभाचार्य, प्रभु वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रणेता, तो ये गलत हो गया। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था, बिल्कुल सही है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है क्या, ये भी सही है, हम पढ़ते हैं तुलसीदास के बारे में। तो 2 और 3 सही होता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मुगल काल से आगे देखो, यहाँ पे प्रशासन और मैं बोला था स्थापत्य, उनके कला के संबंध में, तो यहाँ पूछा गया है कि उपर्युक्त में से अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे। तो एक अब्दुल समद थे, जिनको सीधी कलम की उपाधि दी गई थी, एक बिशन दास था, और ये दोनों नहीं थे यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखो, सॉरी ना, ये बिशन दास नहीं था, ये बसावन था। तो 1 और ये 3 दोनों से क्या है वहां पे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, ये सही होता है वहां पे। ठीक है, ये दोनों नहीं थे ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ब्रिटिश नीति के तहत हम लोग 3 जो मेन नीति है उसको देखते हैं। एक होता है आपका स्थायी बंदोबस्त, आर्थिक नीति की तहत कहीं ना कहीं, एक होता है रैयतवाड़ी और एक होता है महलवाड़ी कहीं ना कहीं। तीनों को ध्यान से समझेंगे, ये ब्रिटिश आर्थिक नीति या भू राजस्व नीति के तहत लाया गया था। तो देखते हैं सबसे पहला आपका स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 पे लागू हुआ था। इसके जनक कौन है, तो जॉन शोर, ध्यान रखना ये जनक है, किनके समय आया था, तो कॉर्नवालिस के समय आया था। इसमें क्या हुआ था समझना ध्यान से। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, एक ब्रिटिश सरकार, और ब्रिटिश सरकार नियुक्त करता था किसको, एक जमींदार को। अब ये जमींदार क्या करेगा, किसानों से टैक्स वसूलेगा, टैक्स वसूले किसको देगा, वो ब्रिटिश को। मतलब किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच कौन है मीडिएटर, तो जमींदार है। यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे जमींदार। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा होगा, तो यहाँ पे क्या किया, एकत्र किए गए भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा अंग्रेज को, और इसका 1/11वां हिस्सा जमींदार को जाता था। 1/11वां हिस्सा किसको जाता, जमींदार को। तो जमींदार क्या करेगा, किसानों के ऊपर शोषण करने लग जाएगा कि ज्यादा कलेक्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जमींदारों का क्या हो गया, प्रभुत्व बढ़ते गया। किस क्षेत्र में था, तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये ध्यान देंगे। पूरे ब्रिटिश प्रांत का 19% एरिया पे था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक साथ कहीं ना कहीं, है ना, ये तीनों बंगाल प्रांत याद कर लेना बस। दूसरा व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये आया था हेस्टिंग के समय 1820 में। जनक कौन है, तो थॉमस मुनरो। इसमें क्या होता था, ब्रिटिश सरकार तो है लेकिन यहाँ पे किसान के बीच और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, तो सरकार का सीधा संपर्क किससे हो गया, किसानों से हो गया। जो जमींदार व्यवस्था यहाँ पे ये अलग हो गई, तो यहाँ पे जमींदार ना हो, किसके साथ संबंध हो गया, किसानों के साथ। तो प्रत्यक्ष संबंध हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। ये पूरे ब्रिटिश प्रांत का 51% एरिया में था। कहाँ कहाँ, मद्रास, बंबई और ये असम पे। ठीक है, महलवाड़ी 1822 में हॉल्ट मैकेंजी लाए थे, फिर 33 में इसी को कौन लाते, पुनः मार्टिन बर्ड लाते हैं वहां पे। ठीक है ना, तो ये ध्यान देंगे महलवाड़ी। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें ब्रिटिश सरकार तो थी और किसान भी था, लेकिन अब इस किसानों के लिए एक मुखिया की नियुक्ति कर दी गई, अर्थात इस ग्राम में एक ग्राम प्रधान की नियुक्ति। तो अब किसानों से पैसा कौन कलेक्ट करेगा, एक ग्राम का प्रधान किसानों से, अब देगा किसको, सरकार को। तो यहाँ पे अलग हो जाता है, प्रधान का प्रभुत्व बढ़ जाता है लोगों के बीच में। तभी तो प्राचीन समय में आप देखेंगे गांव में एक प्रधान होता था कहीं ना कहीं वहां पे। ठीक है, तो तीनों अलग अलग वहां पे। ये कहाँ था, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में। क्वेश्चन क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में, है ना, ध्यान रखना। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। सरकार रैयत अर्थात भूमि को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। कौन सी भूमि उपजाऊ है, कौन सी भूमि अनुपजाऊ है, उसको लेकर क्या किया जाता था, कहीं ना कहीं
एक सर्वेक्षण किया जाता तब डिसाइड किया जाता टैक्स कितना लिया जाएगा। तो 1 2 3 तीनों सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है आपका, ये सही होता है वहां पे। ठीक है, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवाद के उपनाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में एक थे गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख को मुख्य रूप से समाज सुधारक के लोक हितवाद अर्थात लोगों के हित के लिए जाना जाता है वहां पे। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिहार वंश आप पढ़े हैं, मुख्य रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष में कथनों पर विचार किए। इस साम्राज्य के राजा भोज आदिवरा की उपाधि लिए थे, सही है यहाँ पे। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर महिपाल इनके दरबार में थे। राजशेखर की रचना बाल रामायण और कपूर मंजरी ये है, सही है। बगदाद यात्री अल मसूदी ने इस साम्राज्य का अर्जुन के रूप में क्या किया है, नामित किया है, ये भी सही है कहीं ना कहीं। तो 1 2 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ये सही होता है, ये ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है ना, वो राजा भोज ध्यान रखेंगे वहां पे, है ना, क्वेश्चन सही है वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ घटनाएं दी गई है और एक तरफ उसका समय दिया गया है। पानीपत का पहला युद्ध आप पढ़ते हो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण आप उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह पढ़ते हो 1739, जिन्होंने मुख्य रूप से देखते हैं ना कि वो कोहिनूर का हीरा और जो आपका बेबादल खान के द्वारा निर्मित जो आपका वो क्या था, सिंहासन था जो, है ना, उसको क्या कर लूट के लेके चले गए थे वहां पे वो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी प्राप्त कब करता है, 1765, जब 1764 का बक्सर युद्ध समाप्त होता है तब। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। तो ये ध्यान देंगे आप लोग, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, 1526 में और 1556 में अकबर वाला और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो पहला का 1, ए का 1 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी का 3 यहाँ में है, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ये सी आपका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 सुमेलित करना है। वहां पे प्रमुख व्यक्ति का नाम दिया गया है, कौन से संबंधित, विनोबा भावे। हम देखते हैं भारतीय इतिहास में 1940 के आसपास क्या हो जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। बाल गंगाधर तिलक भारत में होम रूल लीग की शुरुआत करते इनहिबिशन के साथ 1917-16 के आसपास वहां पे। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से आप देखें भूमिगत आंदोलन में सक्रिय रहते हैं उषा मेहता के साथ। सरोजनी नायडू धरासन रेट के लिए जानी जाती है। तो ए का 2 यहाँ पे देखो, ए का 2 यहाँ भी है बस, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है आपका, ये सही हो जाता है वहां पे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक किया जाता है। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम सठ दर्शन जो देखते हैं उसके अंतर्गत ही आता है आपका मुख्य रूप से वैशेषिक दर्शन, जिसमें आप पढ़ते हैं क्या, परमाणुवाद का सिद्धांत। तो ये जो सठ दर्शन है आप लोग, सांख्य के कौन है, कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के कौन है, गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद, जिसमें परमाणु के संबंध में आपको बताया जाता है। पूर्वी मीमांसा में जैमिनी और उत्तर मीमांसा में बादरायन। तो ये सठ दर्शन भी आप एक बार थोड़ा देख के जाइए, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ महाजनपद दिया गया है, एक तरफ राजधानी दी गई है। हम बात करें महाजनपद का, तो महाजनपद की जानकारी हमको पहली बार बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतर निकाय, और एक ग्रंथ है भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का है। ये भगवती सूत्र किसका है, जैन धर्म का है, और ये है आपका बौद्ध धर्म का। सबसे पहली जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो अगुंतर निकाय से। कितने महाजनपद है, तो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद, ये ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है ना, इन्हीं 16 महाजनपद की राजधानी को क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उसकी राजधानी क्या क्या है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं अलग से बता देता हूँ आप लोगों को ये वाला हिस्सा। ठीक है ना,
तो ये जो काशी है, काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। कोसल श्रावस्ती। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी, पाटलिपुत्र, गिरिव्रज, वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर या कुशावती बोलते हैं उसी को, कुशीनगर। चेदी महाजनपद, शक्तिमती या सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से यूपी और बिहार वाला क्षेत्र है, यहाँ का बताया हूँ जितना एरिया है पूरा ये वाला। इस क्षेत्र का समझना, कंबोज, हाटक है ये भारत के बाहर है। कंधार, तक्षशिला ये दोनों भारत के बाहर है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली अभी वर्तमान वाला क्षेत्र है। पंचाल की राजधानी एक अही क्षेत्र और एक काम्पिल्य। मत्स्य विराटनगर राजस्थान वाला। सूरसेन मथुरा। अवंती की राजधानी दो ठो, उज्जैन और एक महेशमती। अस्मक की राजधानी पोटन, एकमात्र दक्षिण भारत के क्या है ये महाजनपद यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिए देखो, अंग की राजधानी क्या उज्जैन है क्या? गलत। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी राजगिरी है क्या? ये सही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, सही है। तो यहाँ पे मैंने बताया कौशल की राजधानी क्या है, देखो श्रावस्ती, ये भी सही है। ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है क्या? तो यहाँ पे मैंने बताया, ये देखो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। तो वहां पे बस पहला वाला गलत है, बाकी सही है। तो वहां पे देखो 2 3 4 सुमेलित नहीं है पूछा गया। देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन फंस रहा था, हमने ऊपर देखकर टिक लगाने का सोचे, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया, उपयुक्त युग्म में से कौन से सही नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा सही नहीं है? केवल एक, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं भी गलती करता था, सी लगाने वाला था, क्वेश्चन को पढ़े तब जाने हम लोग, वहां पे केवल एक सही नहीं है वहां पे। इस प्रकार से फंसाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विद्रोह का नाम दिया गया है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट का हिस्से का है, सही है ये। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार झारखंड वाले से सही है। अहोम विद्रोह गारो की पहाड़ी नहीं बल्कि ये असम में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? असम वाले क्षेत्र में। सुमेलित है पूछा गया है, तो एक और दो बस आपका सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय आगमन संबंध में है। पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क क्या करता है? गोवा पर अधिकार करता है। 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी स्थित हरमुज से लेकर मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा किया, ये भी सही है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों या मुगल से संघर्ष करना पड़ रहा है क्या? ये गलत है। पुर्तगाल और मुगल का ऐसा कोई संघर्ष नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे आप लोग। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए। एक और दो बस क्या होता है यहाँ पे सही सिद्ध होता है वहां पे। ठीक है, ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ कारखाना दिया गया है और उनके संस्थापक दिए गए हैं। कौन कौन, किसके संस्थापक? तो इसको समझने के लिए पहले ये बता देता हूं मैं कि पुर्तगाल ने 1510 में कहाँ पे? पणजी, गोवा। फ्रांसीसो ने 1674 में पांडिचेरी, अंग्रेजों ने मद्रास पे और डच ने मछलीपट्टनम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहला फैक्ट्री है ये, किसके द्वारा कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किया गया। तो पुर्तगाल का देखो पणजी, तो पहला ए। मछलीपट्टनम किसका है आपका? यहाँ पे देख सकते हो डचों का है, तो यहाँ पे डच ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसके साथ साथ पांडिचेरी पे फ्रांसीसो का अधिकार था, ना पांडिचेरी पे, तो ये यहाँ पे मद्रास पे ब्रिटेन। ए का 1 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। सी का 3 ये वाला हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? ये सही होता है आपका। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन थे काफी महत्वपूर्ण थे। मैं आशा करता हूं कि ये लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। कोशिश ये की गई है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन को दिया गया है। ऐसा लग रहा होगा कि कोई टॉपिक से क्वेश्चन छूट गया होगा। हमने कोशिश इस वीडियो में किया गया है कि जितने से जितना क्या होगा शॉर्ट टर्म में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आप एक वीडियो के बाद जरूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। कोशिश ये रहेगी कि अगली बार भी अगर कोशिश किया जाएगा कि और एक नया टॉपिक को लेकर आपके समक्ष वीडियो उपलब्ध करा जाएगा। लेकिन मेरा मानना है तो इतना पढ़ के जाइएगा बस, बाकी 1 हफ्ते का समय है आपके पास। ज्यादा इतिहास को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। जितना बताया गया, जितना समझ में आता है, जो पहले टॉपिक बताया था आपको, उसी को पढ़ के आप जाइएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।